गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कल हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था और उसको हम प्योरीफाई कैसे करते हैं ये पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो ये हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो जब हमने टेबल की थी ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में। तब हमने उन्हें उसमें पढ़ा था कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका नेचर होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। ये स्टेबल होते हैं और जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बल्कि किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, वो भी तब जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम टेबल में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, हेट्रोजीनियस नेचर, स्टेबिलिटी, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, डू नॉट सीन विजिबल बाय द नेक्ड आई और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद आता है भाई हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, ऑस्मैटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उन सभी में से जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ऑस्मैटिक प्रेशर को फॉलो करता है। सबसे पहला रीजन क्या होगा, देखो जब हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम पर्चमेंट पेपर का यूज करते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जिसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो पास नहीं होते हैं। तब यहाँ पे ऑस्मैटिक प्रेशर में हम क्या करते थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज। इसमें भी क्या था, सोलवेंट के पार्टिकल पास होते थे और सोल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होते थे। तो देखो कुछ कोलाइड्स ऐसे होते हैं जो ऑस्मैटिक प्रेशर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक रीजनेबल जो हमारे पास डिग्री होती है एक्यूरेसी की वो फाइंड हो जाती है। हमारे पास मेजरमेंट ऑस्मैटिक प्रेशर का वो एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ ऑस्मैटिक प्रेशर को फॉलो करते हैं क्योंकि दोनों ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और ऑस्मैटिक प्रेशर की हेल्प से हम कोलाइडल पार्टिकल्स का एवरेज मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जब कोई काम करते हैं तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ब्राउनियन मूवमेंट। पहले भी सुना होगा, बायो वाले स्टूडेंट्स तो पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास पोलन ग्रेन्स होती हैं, जब हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसे जिगजैग मोशन में, एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल से टकराया, दूसरा है वो तीसरे से टकराएगा, थर्ड है ये फोर्थ से टकराएगा, ऐसे करके ये एक जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। तो क्या कहता है कि जब कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट शो कराते हैं तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। ये हमें ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। ब्राउनियन मूवमेंट है वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कोलाइडल के, बट डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमारे पार्टिकल का साइज क्या होगा और विस्कोसिटी क्या होगी, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि नेचर ऑफ कोलाइड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो ये नोट डाल के मैंने लिखा है, जितना छोटा साइज होगा उसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी तो मूवमेंट है वो उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, जितना तो छोटा साइज होगा और विस्कोसिटी है जितनी कम होगी। हमें पता है विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन। अब जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन जितना कम होगा पार्टिकल उसमें उतने ही ज्यादा मूव करेंगे। एक तो पार्टिकल्स को हम वाटर में से मूव कराएं और दूसरा हम पार्टिकल को हनी में से मूव कराएं तो मूवमेंट है वो वाटर में ज्यादा होगी और हनी में क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए 2 कंडीशन होगी ब्राउनियन मूवमेंट के लिए, कौन कौन सी, पार्टिकल का साइज है वो स्मॉलर हो और विस्कोसिटी है वो क्या हो, लेसर हो। उसके बाद देखो ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं डिस्पर्सन मीडियम के, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो मूवमेंट करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। ये पार्टिकल था, ये मूव करके यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल था, ये इससे टकरा गया। अब ये नेक्स्ट पार्टिकल के साथ क्या करेगा, टकराएगा, क्योंकि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है, ये हमेशा गतिज ऊर्जा में रहते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में टकराते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में टकराएंगे तो इनके पास जो फोर्सेज होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे।
ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, काज हो गया कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं डिस्पर्सन मीडियम के, उनके बीच में काइनेटिक मोशन होता है। जब वो काइनेटिकली मोशन करेंगे तब क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस फोर्स की वजह से वो मूव करेंगे। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगी, देखो अब अगर हम ब्राउनियन मोमेंट का यूज कर रहे होते हैं तो क्या होगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज करेगा, ठीक है, अपोजिट करेगा। तब क्या होगा, डज नॉट अलाउ द कोलाइड पार्टिकल सेटल डाउन। अब कोलाइडल पार्टिकल के हैं वो सेटल डाउन नहीं करेंगे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो भी नहीं सेटल करते हैं और कोलाइडल पार्टिकल के भी हैं वो भी सेटल डाउन नहीं करते हैं, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन करते हैं। अब अगर ब्राउनियन मोमेंट नहीं होगी तो कोलाइडल के पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन करेंगे तो उनका साइज है वो लार्ज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ब्राउनियन मूवमेंट ही है जिसकी वजह से कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मोशन में रहेंगे, कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। सेकंड, इसका यूज होता है एवोगैड्रो नंबर डिटरमाइन करने में। हम ब्राउनियन मूवमेंट का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट से हमें पता चल जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वहां से हम एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद आती है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, और लाइट में हमने क्या पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये हमें टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसको हम बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जब लाइट को स्कैटर कर देता है तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स हमने जो लाइट पास कराई है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट टेक्स प्लेस करेगा, अदरवाइज टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो ये दो हमारे पास कंडीशन हो गई टिंडल इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। अब देखो, सबसे पहले ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं वो पता करते हैं। जैसे देखो, हमारे घरों में आने वाला जो खिड़की से लाइट होती है उसमें हमें ना पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे एक दिए हुए वॉल्यूम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, टिंडल इफेक्ट से पता चलेगा। अब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता चल गया तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं उन्हें पार्टिकल्स का, ठीक है भाई। दूसरा, हमें हेट्रोजीनियस नेचर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये बात भी टिंडल इफेक्ट से ही पता चलती है, ठीक है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट में से जब में हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट पास करती है तो हमें वो पार्टिकल अलग अलग दिखाई देते हैं, एक फेज में दिखाई नहीं देते हैं, तो वो नेचर कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं हम। ये हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई लाइट से रिलेटेड। अब हमारे पास आएगी भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे रिलेटेड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स। अब देखो, हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, उनके पार्टिकल के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, और डिस्पर्शन मीडियम है, उनके पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, अपोजिट चार्ज। मीन्स इन दोनों की अमाउंट तो सेम होगी, नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब अगर चार्ज अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सो ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं सेम चार्ज, वाइल डिस्पर्शन मीडियम के चार्ज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए। अब डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है वो भी ज्यादा हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे, और क्लोज नहीं आएंगे तो क्या होगा, स्टेबल, ये सेटल डाउन नहीं होंगे, अपने मूवमेंट की पोजिशन में एज इट इज रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो चार्ज की वजह से होती है कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के पास भी और डिस्पर्स्ड फेज के पास भी। अब हम ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर देखेंगे कि ये चार्ज आया कहाँ से।
सबसे पहले तो देखो, जैसे हम हाथ को रब करते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, हाथ गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब कोलाइडल पार्टिकल हैं वो आपस में रब करते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल हैं वो आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं विद द डिस्पर्सन मीडियम, तो वहां से चार्ज ओरिजिन होता है। सेकेंड, एयर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं एयर से। अब एयर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये आयनिक के लिए होता है। एक आयनिक कोलाइड में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, देखो ये यहाँ पे देखना ध्यान से, कॉमन आयन, ठीक है, एब्जॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स ओन लैटिस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे देखो हमें AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसमें हमें KI डालना है। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, आयोडीन यहाँ पे भी आया हुआ है और आयोडीन यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है। तो आयोडीन आया हुआ है तो देखो AgI प्रिपेयर करना था, यहाँ पे K पॉजिटिव I नेगेटिव था, तो इसने क्या गेन कर लिया यहाँ से, I नेगेटिव। कोलाइडल सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया नेगेटिव आयन, तो ये कौन सा आयन प्रिपेयर हो गया, नेगेटिव सोल। अब देखो इस AgI के चारों साइड नेगेटिव चार्ज आ गया है और K है वो इसके बाहर प्रेजेंट हो गया है। अब देखो ये तो नेगेटिव था, अगर हम इसको AgNO3 एक्सेस लेके चलें, यहाँ पे KI एक्सेस में था, ज्यादा था, यहाँ पे हम AgNO3 एक्सेस में लेके चलें तो देखो Ag पॉजिटिव, यहाँ भी क्या है Ag पॉजिटिव, तो ये इसमें से AgNO3 में से Ag पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो AgI था, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो इसने Ag पॉजिटिव कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था तो नेगेटिव सोल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव सोल, और ये NO3 नेगेटिव आयन है, ये इसके चारों साइड रोटेट करेंगे। अब देखो डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, हमने ये कॉमन सा एग्जांपल पढ़ लिया है सोप का। जब सोप का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो वहां पे क्या होता है भाई, Na पॉजिटिव में और RCOO नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ द चार्ज। तो ये रीजन होते हैं जहां पे हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन ऑफ द चार्ज, कॉमन से रीजन है ये हमारे पास। उसके बाद देखो, अब हमने AgI के साइड में जो I की जो लेयर लगाई है I नेगेटिव, वो तो फिक्स्ड लेयर है, हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन जो K पॉजिटिव है वो डिफ्यूज्ड लेयर है, ये इसके बाहर रहेगा, इसके चारों साइड डिफ्यूजन की फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही देखो ये AgI है, इसके साइड Ag पॉजिटिव है, ये फिक्स्ड लेयर है, ये इसके साथ में अटैच होके फिक्स्ड हो गया, और ये NO3 इसके साइड में रिवॉल्व करते हैं तो ये क्या होगी, डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इनको सर्कल में शो करा रखा है, सेम है दोनों के दोनों। AgI के जो बिल्कुल पास होगी वो फिक्स्ड लेयर है और इससे जो दूर होगी वो क्या होगी, डिफ्यूज्ड लेयर। अब इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है बेटा, फिक्स्ड लेयर और जो डिफ्यूज्ड लेयर है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे जीटा पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको, हमें जीटा पोटेंशियल, ठीक है भाई। सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या कहता है कि ये ई वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में क्या है, ये जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास कोलाइडल के पार्टिकल हैं। यहाँ पे मैंने अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। जब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगी तो ये जो हमारे पास जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये ब्लैक डॉट्स हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब देखो इस पूरे सॉल्यूशन में से ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट हैं ये सारे के सारे जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं या जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था ये पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड थे कोलाइडल सोल, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे आके सारे के सारे एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कैटाफोरेसिस। क्यों, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके जमा होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैटाफोरेसिस,
ठीक है भाई, आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सिंपल ऑस्मोसिस क्या था, पार्टिकल्स का फ्लो होना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मतलब जब हम पार्टिकल्स का फ्लो कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। व्हेन द कोलाइडल सोल इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम मूव टुवर्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। किसके पार्टिकल मूव करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के साइड। लेकिन जो कोलाइडल के पार्टिकल है वो मूव नहीं करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट आती है हमारे पास कोगुलेशन। क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल so as to change them into large size particle which settled as a precipitate। भाई हमारे पास जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं उनको एग्रीगेट करने की प्रोसेस, उनको इकट्ठा करने की प्रोसेस, किस लिए कि वो लार्ज साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट होके और नीचे क्या हो जाएं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लें। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है भाई। अब ये कोगुलेशन टेक्स प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब तक हम कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे कोगुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अब देखो, अब एक ऐसा आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस आयन को हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिंग आयन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयन्स में डिसोसिएट होगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो उनमें से ही कोई एक आयन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज के लिए, तो उस आयन को हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिंग आयन। नेक्स्ट देखो फ्लक्लेशन क्या होगी। फ्लक्लेशन और कोगुलेशन सेम है, डिपेंड करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हम ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या फिर कम अमाउंट में ले रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, वही टर्म हमारे पास कोगुलेशन रहेगी और वही टर्म हमारे पास फ्लक्लेशन कहेगी। देखो, when small amount of electrolyte is added is low, मतलब हमारे पास जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो जो हमारे पास कोगुलेशन की प्रोसेस होगी वो लो हो जाएगी। कोगुलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्लेशन कहेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और फ्लक्लेशन तीनों ही चीजें सेम होती हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, तो इन चीजों में तीनों में कंफ्यूज मत होना, इनकी डेफिनेशन सेम रहेगी, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और फ्लक्लेशन। वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द कोलाइडल सोल। 1 लीटर कोलाइडल सोल में जितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डाली जाती है ताकि हमारी कोगुलेशन है वो कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू और फ्लक्लेशन वैल्यू। तीनों चीजें हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो इनमें कंफ्यूज मत होना भाई। उसके बाद देखो हार्डी-स्कूजी रूल। ये एक साइंटिस्ट आया जिसने हमें रूल दिया था कि हमारे पास ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास कोगुलेशन होगी। वैलेंसी का मतलब होता है बेटा चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर सकता है। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, कोगुलेशन पावर होगी। जैसे देखो Al3 पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी हो गई, 3 आयंस दे सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो क्या हो गया, कोगुलेशन पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। Na पॉजिटिव, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसकी कोगुलेशन पावर कितनी होगी, 1। अब देखो FeCN6 4 नेगेटिव, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। और हमें पता है जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 1, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने हार्डी-स्कूजी रूल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब आता है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। जो लायोफिलिक कोलाइड है वो प्रोटेक्टिव एक्शन भी शो कराते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का होता है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होगा, देखो इट इज मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम। ये कोलाइडल सोल होता है,
जिसका मास मिनिमम होगा इन मिलीग्राम्स में लेके चलेंगे, विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। हमारे पास रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, हमारे पास क्या है, एक रेड गोल्ड सॉल्यूशन है जिसमें हम कोलाइडल डालते हैं मिलीग्राम्स में, ठीक है भाई, जिसमें हम कोलाइडल डालते हैं किसमें, मिलीग्राम्स में, सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल टेक्स प्लेस। ताकि किस लिए डालते हैं भाई, कि गोल्ड या जो हमारे पास गोल्ड सोल है वो कोगालेट ना हो। कब कोगालेट ना हो, जब हम उसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालें। क्या कहता है हमारे पास, देखो बेटा रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, जब इसमें मैंने 1 ml सॉल्यूशन डाल दिया किसका, 10% NaCl का, मेरे पास रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 1 ml डाल दिया 10% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इन्हें बिना किसी कोलाइडल के, किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड के डालती हूं तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में इकट्ठे होकर कोगालेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये कोगालेट। ठीक है भाई, कोगालेट कर लेंगे। इनकी कोगालेशन को रोकने के लिए, इनकी कोगालेशन को रोकने के लिए मैं किसका यूज करती हूं, कोलाइडल सोल का यूज करती हूं इन मिलीग्राम्स। जो मैंने ये कोलाइडल सोल डाला है इसको हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर। ठीक है भाई, मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलाइडल सोल in milligrams added to the 10 ml solution of red gold so that no coagulation of red gold solution takes place when 1 ml of 10% sodium chloride is added। उसको हम क्या कहेंगे, उसका गोल्ड नंबर। इसीलिए जो लायोफिलिक कोलाइडल सोल हैं वो प्रोटेक्टिव एक्शन भी शो कराते हैं, कोगुलेशन को रोकने का काम भी करते हैं।